न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। लावारिश ना समझे ना सरकार, मध्य विधानसभा को सपा प्रवक्ता शमशूल हसन। अतिक्रमण के नाम पर मध्य विधानसभा में जनता को किया जा रहा है परेशान, कभी बिजली के नाम पर, कभी अतिक्रमण के नाम पर। सपा प्रवक्ता शमशूल हसन ने मांग की है कि अवलंब गरीबों को उजाड़ना बंद करें। सरकार से कहना चाहता हूं कि मध्य विधानसभा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मध्य विधानसभा के क्षेत्रों से डीपी उतरी गई थी, अंधेरा फैला हुआ था बिजली विभाग ने, और आज 12 नंबर में गरीबों की दुकान तोड़ी गई है। नगर निगम चौराहे या सरासर अन्याय है। मुख्यमंत्री मध्य विधानसभा की तरह जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, यह बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री, यह तोड़फोड़ का कार्य कब तक चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आज मध्य विधानसभा में बेरोजगार कर दिया गया, गरीब लोगों को दुकानें तोड़कर। लाइट का तार है ना? भैया चलो इधर हो जाओ। आप लोग तो रहोगे अपनी पदों पे। ले लो ऊपर। आप लोग को बोला खोल देंगे हम। तो आप लोग करो ना जितनी कंपनी की मंजियों की। आप लोग चला दो। कंपनी करो ना आप लोग। लगाओ भाई को खोल लगाइए। आ रहे ग्राहक की भी आ रहे। दो मिनट में माफी चाहिए।
सर, मध्य विधानसभा क्षेत्र में डीपी सरकार द्वारा निकाली गई थी, जिसमें रहवासियों ने चंदा करके डीपी लगवाई थी, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत शर्मनाक घटना थी वो। मध्य विधानसभा, नरेला, उत्तर विधानसभा में मुझे लगता है शायद नरेला में अभी भी लोग क्वार्टर्स में अंधेरे में रह रहे हैं। मध्य विधानसभा में लोगों ने चंदा कर पैसे जमा करा 30%, उसके बाद टिकट चाली हुई। वहाँ कोई ना तो राजनीतिक व्यक्ति पहुंचा, ना स्थानीय पार्षद रहे, ना स्थानीय कोई विधायक पहुंचे जनता के बीच में। बहुत शर्म का विषय। मध्य प्रदेश की राजधानी है ये, और राजधानी में सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी खुद निवास करते हैं। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे लोग अंधेरे में रहते हैं तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के माथे पे कलंक की तरह है। अभी मध्य विधानसभा में 12 नंबर में कुछ अतिक्रमण किया गया है दुकानों को लेकर, उसमें आप क्या कहना चाहिए? पर यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से, क्योंकि हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य विधानसभा को ही टारगेट क्यों किए हुए हैं आप? मध्य विधानसभा को टारगेट कर जिस तरह से कभी अतिक्रमण, कभी डीपीओ के नाम पे, बिजली के नाम पे और भेदभाव के नाम पे जिस तरह से सरकार ने अपना रवैया मध्य विधानसभा के साथ कर रखा है, ये ठीक नहीं है। आज अतिक्रमण के नाम पे कुछ लोगों को आज फिर सरकार ने बेरोजगार कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं। मध्य विधानसभा के साथ जिस तरह भेदभाव हो रहा है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप एक तरफ बसाने की बात करते हैं कि जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं स्थापित कर दिया जाएगा, वहीं इसकी स्थापना होगी, वहीं रहेगा, और दूसरी तरफ आप अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय प्रशासन मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा, कब तक ये तोड़फोड़ चलती रहेगी, कब तक लोगों को उजाड़ने का काम? वो मजदूर तबका, वो बेरोजगार जो लोग हुए हैं, अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य विधानसभा में ही गरीब भी रहता है, इंसान रहते हैं, या आप समझ लीजिए गरीब लोग रहते हैं। बेरोजगार कर दिया आपने। अतिक्रमण के नाम पे आप 4 इमली पे क्यों नहीं होता, अरेरा कॉलोनी में तोड़फोड़ क्यों नहीं होती, 10 नंबर पे क्यों नहीं की जाती? आप उन लोगों को, उन बस्तियों को उजाड़ना है जहाँ आपको समझ में आता है कि ये जगह कीमती है, उस जगह को तो खाली कराने के लिए आप टारगेट कर। उनसे बिजली नहीं अभी मैं माननीय वहाँ के स्थानीय विधायक जी और मंत्री विश्वास सारंग जी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि इस विभाग के कुछ क्षेत्र में लोग अंधेरों में रह रहे हैं। आपसे बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आपके चूँकि स्थानीय विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, आपके क्षेत्र में अगर अंधेरा है तो इसकी चिंता आपको होना चाहिए। वहाँ अविलंब लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, लोगों को अंधेरे से मुक्ति मिलना चाहिए। उसकी वजह कि वहाँ लोग, बच्चे, उस बस्ती में पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, उस बस्ती में खेलने वाले भी बच्चे हैं, उस बस्ती में बुजुर्ग भी रह रहे हैं। वहाँ रहना, जीना दुभर हो जाएगा लोगों का। हो गया 1 हफ्ता से आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि अविलंब उस नरेला के उस वार्ड में, जिस वार्ड में लाइट 1 सप्ताह से नहीं, उन गरीबों की लाइट कटी गई है, बिजली निकल गई है, अविलंब उन लोगों की व्यवस्था की जाए, ये आपसे मांग करता हूँ। छतरपुर के पूर्व सपा विधायक आरडी प्रजापति ने लगाया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा पर गंभीर आरोप। आरडी प्रजापति के बेटे राजेश प्रजापति वर्तमान में जिला
चंदला छतरपुर विधानसभा भाजपा से हैं विधायक लवकुश नगर थाना प्रभारी हेमंत नायक ने कि विधायक बेटे राजेश प्रजापति से किया अभद्रता। पूर्व विधायक का आरोप, थाना प्रभारी ने विधायक समर्थकों के मोबाइल बंद कर दी जाती सूचक गालियां। महिला से हुई छेड़छाड़ की रिपोर्ट करवाने गए थे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति। थाने कॉल पर एसपी के सामने थाना प्रभारी ने कि विधायक राजेश प्रजापति से की अभद्रता। पूर्व विधायक का आरोप है कि थाना प्रभारी एसपी और प्रतिनिधि अरविंद पटेरिया वीडी शर्मा की मान्यता है। पत्र भी लिखा है और कहा है कि अगर थाना प्रभारी पर मामला दर्ज नहीं होता है तो G20 का जो कार्यक्रम आयोजित होना है खजुराहो में, उसमें इस्तीफा भी दिलाएंगे। क्या कुछ आपकी पूरी मांगे हैं? आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने लड़के को अकेला विधायक बनाया। 6 सीटें थी छतरपुर जिले में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन एक भी सीट वो लोग नहीं जिता पाए। मैंने पूरी मेहनत करके अपने लड़के को जिताया और आज उसके इतना गाली दिया गया। पहले सभी लोगों के उनने मोबाइल बंद करवा लिए टीआई ने, और मोबाइल बंद कराने के बाद फिर एक आदमी ने, अब वो एसपी से भी बात करा रहे हैं। बाद में तो किसी लड़के ने उसका वीडियो बनाया, एसपी सुन रहा है और उनके नीचे बैठा है, चरणों के नीचे, मेरा लड़का। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने विधायक न बनाया होता तो प्रजापति अपमानित होता, राजेश कुमार अपमानित होता, लेकिन 5 लाख जनता अपमानित नहीं होती। क्योंकि अनुसूचित जात में प्रजापति बुंदेलखंड में अकेला विधायक, मैं विधायक था तो मैंने तो इस्तीफा दे दिया था, मैं छोड़ दिया था। अब ये राम राज्य स्थापित करना चाहती। जब विधायक सुरक्षित नहीं, और आप ये मानिए मेरे यहाँ गाली, अभी घर में धमकी देने गए हैं कि अगर आपने कुछ किया तो आपको 376 दुनिया भर के केस आपके परिवार में लगाएंगे। और पहले से, चूंकि वहां हमारे यहाँ वीडी शर्मा जी है, वही ये सब चलाते हैं। उनका एक दलाल है अरविंद पटेरिया, तो वही अन्याय करवाता है सब। और मेरे गांव का मामला है, तो मेरा लड़का गया रहा, मैं आज पूरी रात नहीं सोया। तो मेरे लड़के को, चूंकि मेरे घर से टेलीफोन आ रहा है, मैं सामाजिक आदमी और मैंने जिंदगी भर समाज की सेवा की है, मैंने कभी अपमान नहीं सहा। आज वो नीचे चरणों के नीचे बैठा है। जब एक विधायक चरणों के नीचे बैठा है और ये लोग कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और यहाँ तक श्रेणी कहते हैं कि श्रेणी, विधायक की श्रेणी पीएस से बड़ी होती है। तो पीएस से कौन सा पीएस है? जब एक थानेदार ये कहता है कि ज्यादा बदतमीजी नहीं करना, ये तो पहले उसने स्पष्ट कुम्हरा शब्द का गाली दिया, वो हमारे लोगों को वीडियो नहीं बनाने दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि शिवराज जी, अगर थोड़ी बहुत आप में हिंदू की भावना है, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अरविंद, आपके नरोत्तम मिश्रा जी, क्योंकि जिस दिन से मेरा बेटा विधायक बना उस दिन से मैं क्षेत्र में नहीं गया, मैं गांव में नहीं गया, मैं घर में नहीं गया कि ये बीजेपी में कहीं इनके ऊपर अत्याचार न हो। तो मैं तो ये कह रहा हूं, अगर एसपी सुन रहा है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीने लायक नहीं रहा। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है, जब विधायक के साथ को लेकर आपने कहीं शिकायत करी? अब मैं तो यही था, कल कार्यक्रम रहा मेरा, SC ST OBC माइनॉरिटी का कार्यक्रम था, तो कल मैं यही था। रात को मुझे जो ही 12 बजे पता चला, और ये असभ्यता देखी तो मैंने रात भर सोया नहीं। सवेरे मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ये करिए। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चौपाई जो साक्षात हो गई, जय वर्णा धबतेली कुमारा सुपचिक के रात खोल करवाना, ये वर्णों में अधम है। ठीक है मोदी जी, तुम भी वर्णों में अधम तेली हो। करार जी, तुम भी, माननीय मुख्यमंत्री, तुम भी करार हो। हम तो कुम्हार हैं, कुम्हार का अपमान नहीं, एक विधायक का अपमान हुआ है और उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने लड़के को विधायक न बनाता तो बहुत अच्छा होता। आज 8.5 करोड़ प्रजापति पूरे भारत का अपमानित हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, कुछ नहीं होता। अगर नहीं होता है
तो हम लोग G20 के दिन हम तो कह रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री को कह देंगे, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। हमें जूते खाना तो आम जनता बन के जूते खाएंगे, लेकिन विधायक बन के एक सम्मानित पद, एक देश का सम्मानित पद, वो गौरव का पद है, इसलिए उस गौरव के पद का हम अपमानित नहीं करेंगे। ठीक है भाई। सागर जिला प्रशासन के दरबार में एक आदिवासी परिवार ने प्रशासन को शिकायती आवेदन सौंपते हुए उसके अधिकार क्षेत्र की 6 एकड़ भूमि पर भाजपा नेता के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए जमीन को हथियाने का आरोप लगाया है और मामले में प्रशासन से भाजपा नेता के कब्जे वाली जमीन वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई। प्रशासन के दरबार में मामले की शिकायत लेकर पहुंचे खुरई विधानसभा अंतर्गत मड़ावन पायक निवासी झब्बू आदिवासी के मुताबिक गंगाबाई राय जिला पंचायत सदस्य, उनके पति रामचरण राय पंचायत के सचिव और उनका पुत्र गोलू राय जो कि भाजपा पदाधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर उसे विश्वास में लिया। बता क्या नाम है आपका? हाँ नन्नू। ये क्या समस्या लेके आए थे कलेक्ट्रेट में? जो हमारे भतीजे है जो हमने जो गोलू राय ने जमीन करवाई, तो हमने सब नकल न करवाई न्यायालय से, तो उसमें 5 आ रही 11 आ रही बची। हाँ। बाकी की गंगाबाई ने नाव करवा ली। ये गंगाबाई कौन है? जे खंगार है। हाँ। मरद जाए। हाँ, तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम तो अपनी जमीन चाहते हैं साहब। तो ये गोलू राय कौन है? ये गोलू राय गंगाबाई के लड़का है। तो अब ये गोलू राय क्या करते हैं? भाजपा के नेता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जब्बू। ये क्या समस्या लेके आए थे कलेक्ट्रेट में? हम ये समस्या लेके यहाँ आए थे कि हमारी 6 एकड़ ज़मीन थी, तो वे हमसे बोले कि हम तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बनवा देंगे, हैं? तो हम तो जानते नहीं हैं उसमें, तो हमने ये बनवा दो, तो उन्होंने हमें आशा दे के क्रेडिट कार्ड हटी और 5,000 रुपया हम लोगों के पैसा हमने 5,000 रुपया लिए थे, हमने वे लगा दिए और हम नहीं जाने तो उसमें कि कैसा क्रेडिट कार्ड है, तो वे हमें लगा के तहसील में तो हमारा अंगूठा लगवा लिया। ये जो अंगूठा लगवाया था किसने लगवाया है? ये गोलू राय। क्या करते हैं? ये भाजपा में है। तो अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पर कलेक्टर से? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन आ जाएगी, हैं? और वे हमको धमकी दे रहे हैं मानने की। कौन दे रहा है धमकी? गोलू। क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हम जान से मिटा देंगे। जहां शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को पट्टे देने की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता हैं जो वो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अब क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन आ जाएगी और बस उनको कुछ नहीं, वहाँ के जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनको बताया आपने? अभी सागर में वैलेंटाइन डे आते ही एक बार फिर धर्म और संस्कृति के पहरेदार सक्रिय हो गए हैं और सीधे तौर पर कानून को हाथ में लेने की चुनौती दे प्रेम के परवानों को तो सख्त लहजे में सबक सिखाने की बात की रही है, तो वहीं होटल रेस्टोरेंट संचालकों को भी जगह जगह तोड़फोड़ की खुली धमकी दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से पश्चात सांस्कृतिक के पूर्व वैलेंटाइन डे की आड़ में परोसी जाने वाली अश्लीलता का विरोध करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं, जिसको लेकर शिव सैनिकों ने आज लठ को तेल पिला लिया और पूजन कर इसका संकल्प लिया कि आयोजित कार्यक्रम के तहत स्वयं को सच्चा संस्कृति का रखवाला करार देते हुए इन ठेकेदारों ने खूब नारे भी लगाए। संस्कृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वैलेंटाइन डे मनाने वालों को जूते मार
है, इसलिए हमने डंडों में सरसों का तेल पिला दिया है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को हम भारत का पर्व नहीं मानते, विदेशी पर्व की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज शिवसैनिक पहलवान बब्बा मंदिर में सरसों का तेल और चमेली का तेल डंडों में पिलाकर उन अश्लील हरकत करने वाले लव जिहादी तत्वों को चेतावनी देते हैं कि यदि वो अश्लील हरकत करते पाए गए, हमारी बहन बेटियों के साथ अनैतिक कृत्यों में पाए गए, तो हम आवेदन भी कर चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं। अब 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन डंडे का दनादन रहेगा। ये हमारे पूरे शिवसैनिक जिला प्रमुख दीपक लोधी के नेतृत्व में शहर के पब्लिक स्पॉट, प्रेमी स्पॉट, राजघाट, रेस्टोरेंट, पार्क, जहाँ जहाँ भी प्रेमी युगल अश्लील हरकत करते पाए जाते हैं, वहाँ पर शिवसैनिक डंडे की दम पर उस पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते आए हैं। और उसी क्रम में इस वर्ष भी शिवसैनिकों ने सरसों और चमेली का तेल डंडों में पिलाकर वैलेंटाइन डे का विरोध करने का निर्णय लिया है। नारा तो बोलो। नर्मदा मैया सबकी मनोकामना पूरी करती, मेरी भी करेंगी। बचपन में सोचता आ रहा हूँ कि नर्मदा परिक्रमा पूरी करूँगा, वो भी पैदल। नर्मदा परिक्रमा से पहले छोटी छोटी यात्राएं भी की ताकि नर्मदा परिक्रमा में दिक्कत ना हो, ये कहना है इंदौर निवासी दोनों आंखों से दिव्यांग नीलेश धनगढ़ का। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ नीलेश धनगढ़ का नर्मदा परिक्रमा का सफर। मूलतः इंदौर निवासी 37 वर्षीय नीलेश धनगढ़ दोनों आंखों से दिव्यांग है। एक बड़ा भाई दीपचंद और छोटा भाई सतीश है, दोनों प्राइवेट काम कर जीवन यापन कर रहे हैं। नीलेश धनगढ़ MA पास है और रेलवे ब्रेकिंग की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बचपन से ही नर्मदा के प्रति आस्था थी और वह परिक्रमा पूरी करना चाहते थे। परिक्रमा की जो प्रेरणा है, आपने तो अभी बताया कि पहले आपने प्रैक्टिस की, अलग अलग स्थानों में गए आप, तो नर्मदा परिक्रमा की प्रेरणा जो है ये कैसे आई? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि बचपन में मैं देखता था परिक्रमा वासियों को, है ना, परिक्रमा करते हुए सबका उद्देश्य भी पूरा होता है। तो उसी समय से मेरे मन में भी था कि मैं एक परिक्रमा करूँ। मतलब उस समय ऐसा कुछ नहीं था, बस उस समय था परिक्रमा करूँगा मैं, है ना। तो सभी की इच्छा भी पूरी होती थी, तो मेरी भी इच्छा है कि मैया मुझे भी जॉब मिल जाए जी, है ना। लेकिन उस समय पहले साहस नहीं था, और जो 4 छोटी यात्रा करने के बाद मुझे साहस, मेरा साहस बढ़ गया, तो मैंने अभी परिक्रमा शुरू कर दी। और मैया की कृपा ऐसी है कि आप देख रहे हैं अभी 40-41 दिन हो गए, पर एक खरोच भी नहीं है। और ये जो डंडे से चलता हूँ, और पक्के रोड पर डंडे की आवाज़ तेज़ी से आती, कच्चे रोड पर डंडा रखा था तो आवाज़ स्लो आती है। तो इससे मुझे पता चलता है कि मैं रोड के किनारे पर, और गड्ढे आते हैं तो वो भी डंडे से पता चल जाता है। यहाँ तक कि गाय जो पशु वगैरह सामने आते हैं ना, तो मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ तो वो स्वयं वो भी हट जाते हैं। मैया की इतनी बड़ी कृपा है। कुत्ते भी हट जाते हैं। हाँ, कुत्ते भी जैसे भौंकते आते ना, दौड़ते, और मैं बोलता हूँ जय नर्मदा मैया, वो भी रुक जाते हैं। अरे वाह, ये डंडा देखकर कुत्ते दौड़ते हैं ना भाई अनजान के ऊपर, लेकिन मैया की कृपा, इतनी कृपा, अटूट कृपा है कि आज तक कोई समस्या नहीं है। महाराज जी, आप नगद कितना लेके चले थे? मैं ज़्यादा नहीं लिया था घर से, मैं 4000 रुपये लेके चला था। कितना खर्च हुआ अभी तक? खर्च भी हुआ, कुछ दक्षिणा भी मिल गई। अभी तक ये मान के चलिए मेरे पास से 4000 से कुछ ज़्यादा ही क्या बात है। 4000 लेके चले थे। हाँ, और आज की डेट में 4000 से भी ज़्यादा है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही। अच्छा बाबा जी, आपकी उम्र क्या होगी? मैं 37। जैसे कुछ दक्षिणा के रूप में मिल जाते हैं। और इंदौर से उज्जैन महाकाल के दर्शन किए, फिर इंदौर से ओमकारेश्वर, खंडवा धुनी वाले दादाजी के दर्शन किए, फिर इंदौर से नेमावर 126 किलोमीटर नर्मदा स्नान किया। नेमावर जो देवास जिले में है, हाँ, नेमावर NE,
तो इसके बाद मेरा साहस बढ़ा और फिर मैंने परिक्रमा पैदल प्रारंभ किया। जी बस परिक्रमा मैया के लिए करना है और पैदल करना है, पूरा पैदल ही करना है मुझे। जी मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। कौन है महाराज जी? हाँ पत्रकार है सर। तो मेरा एजुकेशन एमए है और अभी मैं रेलवे और बैंकिंग की तैयारी भी कर रहा हूँ। कहाँ, डिंडोरी से है, बाहर से? हम 3 भाई हैं सर, एक मेरे से बड़े भैया हैं, एक छोटे हैं। दीपचंद धनगर, दीपचंद जी, सतीश। बड़े भैया तो अपना ऑटो चलाते हैं, ऑटो है उनका, ऑटो रिक्शा। और छोटे भैया इंदौर में लोहा मंडी में मुनीम है। जी हाँ जी, हाँ तैयारी भी कर रहा हूँ, बाकी अभी परिक्रमा के दौरान तो तैयारी बंद है। मैं 2 जनवरी 2023 और मेरा परिक्रमा स्थान जो है वो बुधनी जिला सीहोर पे है। आज मुझे 2 से 29, 30, 41 डेज हो चुकी है आज। जी जी बताइए। विचार ये है कि ये नर्मदा परिक्रमा पे आप ये मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। हाँ। और मैंने आपको फ़ोन की। हाँ। तो ये नंबर सेव और डायल आप इस मोबाइल से कैसे करते हैं? हाँ। ये कैसे संभव है? बताता हूँ ना जी। अब देखिए, मैं मुंह मेरा इधर है, जी ठीक है जी। अगर मेरा मुंह इधर भी रहता तो एक बात थी। अब मेरा मुंह इधर है, आँख का कोई उपयोग नहीं है, जी है ना? जी। अब बताइए इसमें क्या करके दिखाऊं? मैं आप मेरे को डायल कीजिए। बोलिए आपके नंबर, जिस नंबर पे बात हुई है आपकी। जिस नंबर पे बात हुई ना जी। ये आपका फ़ोन 4 बार आ चुका है मेरे पास जी। और लास्ट में है 90 जी। ये मोबाइल पूरा बोलता है जी, है ना? जी अब ये कॉलिंग करेंगे। ये आपका जो मोबाइल है इसकी ऑपरेटिंग आप 22 मेल से करते हैं। हाँ। जी हाँ, घंटी आ गई। ये समझ के परे था लोगों के कि अच्छा, आखिर वो करते कैसे तो हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे क्या? हाँ, ये हमारी श्रीमती जी साथ में है। अच्छा अच्छा। और इन्होंने कि संभव कैसे है कि हमने फ़ोन किया तो बाबा जी ने भी उस रिकॉल किया। तो वो ये फंक्शन हम लोगों को जानकारी पे नहीं है कि मोबाइल ऑपरेटिंग 22 मेल से भी की जा सकती है। अब देखिए, मैं जो डायल नंबर है वो डायल नहीं, मतलब सेव नंबर का बताता हूँ। जी। अब फिर मेरा मुँह इधर ही है ना। जी। ये निकल गई फ़ोन बुक। जी। अब जो मेरे पास सेव है, जैसे मैं रात को जिनके यहाँ रुका था जी। उनके नंबर निकालता हूँ। उनका नाम है यशवंत राव। जी। तो मैं जाऊँगा, भाई ये यस है ना? यस वो है। इसके बाद मैंने क्या करा था, ये आ गया नंबर। अब आप उनकी घंटी कर देंगे। हाँ। ये ऑपरेटिंग तो सबके बस की बात नहीं गुरुदेव। सब मैया की। और मैं आपको बताऊं, जानकर खुशी होगी, जी। मैं वॉइस के माध्यम से कंप्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल भी ऑपरेट करता हूं जी। और फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक सब चलाता हूं। फ़ोन पे भी चलाते, हाँ। गूगल पे भी चलाते, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप भी चलाते हैं। हाँ, फेसबुक और कंप्यूटर में भी काम कर लेते हैं आप। हाँ, कंप्यूटर में भी कर लेते हैं।
वो भी वॉइस मेल से ही काम करता है। हाँ, टॉकिंग सॉफ्टवेयर आता है। डिंडोरी जिले के कुछ स्कूलों में शिक्षकों पर आरोप लगाते ही रहते हैं। सभी स्कूलों में बच्चों से काम कराने को लेकर तो कभी शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आने के आरोप, लेकिन जिले में ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपनी जान की चिंता छोड़ बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डिंडोरी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विक्रमपुर में अरुण राय उच्च शिक्षा जो 8 वर्ष से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी स्कूल में नियमित आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय का 12वीं का परीक्षा परिणाम भी 94% है, 100% रहता है। शिक्षक अरुण राम का इलाज वर्षों से बिलासपुर में चल रहा है। शिक्षक अरुण राय कहते हैं कि बच्चों और स्टाफ के आशीर्वाद से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी मुझे अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है। शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुर में पढ़ती हूँ और मेरा नाम काजल प्रजापति है। और हमारे राज सर जी का मतलब स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी सर रोज क्लास में आते हैं और क्लास पूरा अटेंड करते हैं। और सर की दोनों किडनी खराब हैं, 8 साल से ऐसे हमने मतलब सुना है। और फिर वो उनकी किडनी खराब होने के बाद भी वो क्लास अटेंड करते हैं और फिर कोर्स भी कंप्लीट कर दिया और अच्छे से समझाते भी हैं उसे। और फिर हम यही कामना करेंगे कि जल्दी से ठीक हो जाए और फिर और आगे उनका। दीपक यादव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुर से। हमारे राय सर 8 साल से उनकी तबीयत खराब है, दोनों किडनी खराब है। तो उसके बाद भी आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं और पूरे सिलेबस कोर्स कंप्लीट हो गया है। और हम सभी छात्र ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और बस और आगे अच्छे से। ये कौन सा क्लास है? क्लास 12। आप कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं? सर यहाँ ये 14 साल। रिजल्ट क्या स्थिति रहती है इस स्कूल की? रिजल्ट बहुत अच्छी रहती है। और बल्कि वो तो संस्था के मेरे एक्सचेंज प्रमुख भी रहते हैं और बहुत कर्मठ योग्य शिक्षक के रूप में मैं जानता हूँ उनको। जब मेरे यहाँ कन्या हाई स्कूल में वो अध्यापक वर्ग 2 में थे, तो इनका प्रमोशन होगा वर्ग 1 में डिंडोरी उत्कृष्ट के लिए। फिर वो बीमार करीब 8 साल हो गए और वो बीमार हैं। उनकी दोनों किडनी 80% बताते हैं कि डैमेज है। इसके बाद भी वो स्कूल आ रहे हैं और बड़े ईमानदार दोनों लोग वही चलाते हैं। और अभी इलाज परहेज में चल रहे हैं, इलाज अभी चल रहा है उनका। और क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करते। मैं उनको बहुत कहता हूँ कि भाई बन नहीं, लेकिन मैं इतना मैं पढ़ाऊँगा। सर परीक्षा परिणाम क्या रहा है सर का? परीक्षा परिणाम पहले इनका 100% रहा और पिछले बार का 21-22 में 91% रहा। कौन सी कक्षा करते हैं? ये 12वीं का, 12वीं इनकी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। और बड़ा लेवल ऐसे वो रहे। हम तो इनको 12 साल से जानता हूँ। जब मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग किया था कन्या हाई स्कूल सरला टोला, तब से जानता हूँ। अच्छी फैमिली से। और मैडम भी यहाँ प्रवेश प्रभारी हैं उनकी मैडम। यहाँ स्टाफ की चूँकि कमी है, लेकिन वो एक भी दिन विद्यालय से मिस नहीं रहती है दोनों लोग। कब से हैं सर? 2015 में पता चला था पहली बार। नवंबर 15 में नागपुर गई थी चेकअप कराने। वहाँ पर पता चला कि दोनों किडनी फेल। उसी समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ट्रांसप्लांट की तैयारी करना 6 महीने के अंदर, और 15 दिन के बाद आएगी तो डायलिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेश सिंह गौतम XLB हॉस्पिटल जबलपुर में थे, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो जब से स्थिर बना हुआ है। कभी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी बिगड़ जाती है तबीयत, फिर कुछ दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। अभी जब से उन्हीं का इलाज चल रहा है राजेश सिंह गौतम का, तो वो इस समय बिलासपुर में है। तो अभी हम बिलासपुर जाते हैं 2-3 महीने में और जबलपुर में डॉक्टर नीरज जैन है, बीच बीच में उनको भी दिखा लेते हैं।
और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चल रही हैं जिनको उबाल के पीना पड़ता है। सर, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी लगातार आप बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं जी, और 100% आपके जो परीक्षा परिणाम है वो भी आ रहे हैं जी। आते हैं डेली, जब से तबीयत खराब हुई है जब से भी पर डे आते हैं, पढ़ाते भी हैं। जो भी काम है प्राचार्य के द्वारा दिए जाते हैं वो काम भी करते हैं और अच्छे से अच्छा परीक्षा परिणाम आए यही कोशिश रहती है ताकि छात्रों का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। सर, और अब शिक्षा देना तो अपना कर्तव्य है। सर, कितने प्रतिशत आपकी किडनी खराब हो 80% बता रहे हैं डॉक्टर साहब, दोनों किडनियाँ 80% खराब हो चुकी हैं। अब डॉक्टर का क्या कहना है? अब अभी 2 दिन पहले ही चेकअप कराने गए थे बिलासपुर, तो इस बार डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका काफ़ी बढ़ गया है कितना ही। देवरी वन परिक्षेत्र अधिकारी राघवेंद्र भदौरिया ने बताया कि मुख्य वन संरक्षक के संरक्षण में उप वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चलाई जा रही गश्ती के दौरान ग्राम बेलडाना के जंगल से ओर से आ रहे आपे को रोका तो वहां रुका नहीं और तेजी से भागने लगा। वह केसली थाने तरफ जाने लगा तो मैंने केसली थाने पहुंच दी। वहां से थाना महाराजपुरा तरफ जाने लगा तो मैंने महाराजपुरा को थाने को सूचना दी। महाराजपुरा के बाद वहां बर्मान की साइड जाने लगा तो मैंने सुआलता की सूचना दी। वहां से बर्मन की ओर जाने लगा तो बर्मान पुलिस को सूचना दी। लकड़ी से, सावन की लकड़ी से भरा, कैसे पकड़ा और कितने आरोपी पकड़े, कितनी लकड़ी? क्योंकि अभी जो 11 और 12 दिनांक 11 और 12 की रात्रि के दरमियान जो है सीसीएफ साहब के आदेशानुसार जो नाइट पेट्रोलिंग चल रही है अभी, तो नाइट पेट्रोलिंग के दौरान जो है बेलडाना रोड पर हमने जो है गाड़ी को आते हुए देखा हुआ था। संदिग्ध गाड़ी थी, वो रोकने का भी प्रयास किया था तो गाड़ी को जब नहीं रुकी, गाड़ी ने मोड़ लेते हुए जो है स्पीड से उसने भागना चालू किया तो हमें थोड़ा सा और संदिग्ध स्थिति रुकी। गाड़ी का पीछा किया, मैं एसडीओ साहब को भी सूचना दी उस समय, क्योंकि संदिग्ध वाहन है जो है अभी सहजपुर की तरफ निकला है और हम लोग जो है पीछा कर रहे हैं। तो गाड़ी का पीछा सहजपुर, उसके बाद तेंदुखेड़ा केरपानी से होते हुए तेंदुखेड़ा राजमार्ग और लास्ट में करेली तक किया गया पीछा। और पीछा करते हुए एसडीओ साहब जो देवरी हैं उनको सूचना दी गई। उसके अलावा जो है थाना देवरी, थाना केसली, थाना महाराजपुर, थाना छुआतला और थाना करेली, 5 थाना की जो है 5 थाना से संपर्क किया गया और जो है 100 डायल छुआतला, 100 डायल बर्मान, करेली, करीब 4 से 5 और उसके अलावा थाना मोबाइल करेली, करीब 5 से 6 गाड़ियों के द्वारा जो है उसे करेली बस्ती में जो हम लोगों ने घेराबंदी करके रोका। तो मौके पर करेली बस्ती में जो है अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो भी आदमी थे अंदर, करीब 3 से 4 अनुमान लगाया जा रहा है, 3 से 4 आदमी थे, वो भाग गए अंधेरे का फ़ायदा उठा के। और जो है गाड़ी का उसके बाद गाड़ी को चेक किया गया था तो गाड़ी में करीब 9 नग सागुन थी। तो गाड़ी को उस समय अभिरक्षा में लिया गया था। को वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। कौन सा वाहन था और ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, कुछ पता चला? जो वाहन था अभी रात्रि गश्ती के दौरान ही हमें मिला था। उसमें वाहन तो जो है वाहन का नंबर के अनुसार तो वाहन तो नरसिंहपुर का ही है, करेली के आसपास का एड्रेस बताया जा रहा है। जाँच चल रही है, पकड़ पंजीबद्ध कर लिया गया है। वारासिवनी में हो रहे देवधर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने फाइनल मुकाबले में खेल रही दोनों टीमों के खिलाड़ियों को परिचय दिया। वारासिवनी में पिछले 29 सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रदेश की टीमें हिस्सा लेती हैं। आज के फाइनल मैच में जबलपुर की टीम ने नागौद की टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। इस टूर्नामेंट में पूर्व में टीम इंडिया के खिलाड़ी हरभजन सिंह, विनोद कांबली और नमन ओझा भी मेहमान बनकर आ चुके हैं।
पाकिस्तान मुकाबला नहीं है, वर्ल्ड कप जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य है। पूरा विश्वास है जिस तरीके से महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया। सर, आप पहली बार आए वाराणसी, कैसे लगा आपको? देखिए, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से जनता ने मुझे यहाँ पर प्यार दिया। मुझे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके साथ ही टूर्नामेंट करा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले समय में इसको और बड़े तरीके से कराएंगे। मैंने प्रदीप जी को एक सुझाव दिया है कि अगली बार अगर कराएं तो रात का भी टूर्नामेंट करा सकते हैं, जिससे और बड़ी संख्या में लोग देखिए, अगर वक्त होगी अगले साल तो हमारा भी चुनाव है। सागर जिला प्रशासन के दरबार में एक आदिवासी परिवार ने प्रशासन को शिकायती आवेदन सौंपते हुए उनके अधिकार क्षेत्र के 6 एकड़ भूमि पर भाजपा नेता के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए जमीन को हथियाने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में प्रशासन से भाजपा नेता के कब्जे वाली जमीन वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई गई है। प्रशासन के दरबार में मामले की शिकायत लेकर पहुंचे खुरई विधानसभा अंतर्गत मड़ावना पायक निवासी झब्बू आदिवासी के मुताबिक गंगाबाई राय जिला पंचायत सदस्य, उनके पति रामचरण राय पंचायत के सचिव और उनका पुत्र गोलू राय जो कि भाजपा पदाधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर उनसे विश्वास में लिया और गंगाबाई के द्वारा डब्बू को अपना भाई बता धोखे से कागजों में अंगूठा लगाकर जमीन अपने नाम कर जालसाजी की है। उनकी वोट बहुत कम मिलेगी। अच्छा, यानी यो आंगनवाड़ी कितनी कार्यकर्ताएं ऐसी हैं कि इस बार के चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं? पूरे मध्य प्रदेश कार्यकर्ता है। यानी इस बार जो 23 का चुनाव आ रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो बहिष्कार करेंगी, क्योंकि वोटों के लिए हम घर यहाँ जो कहने जाते हैं कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हम लोग कोई बात नहीं सुन रही है। तो क्या मांगे हैं आपकी मुख्यमंत्री से? जो 47 दिनों के पहले मांगी थी हम लोगों की, यदि अभी रिटायर हो जाएंगे तो हम लोग घर बैठे हाथ जोड़े बैठ जाएंगे। नहीं, कुछ महिलाएं आपकी साथ की बहनें खत्म हो गई थी, उनको क्या राहत राशि मिली है? कुछ नहीं मिला उनके लिए। क्या बात दिया 50,000 रुपये क्या होता है उनके बच्चों के लिए? जी बताएं, क्या नाम है आपका? मीरा दुबे बता हुआ। ये आज आप जन आंदोलन कर रही हैं, ज्ञापन देने जा रही हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ये मांगे पूरी करने जा रही हूँ कि मेरी उम्र होने वाली है हम लोगों के लिए, अभी तक उन्होंने पक्के में घोषित नहीं किया। मैंने 3 बार और 4 बार इस आंदोलन को लेकर हम हड़ताल में रहे और अभी 47 दिन यहाँ पर 3 मणियों के पास भी है। कई मंत्री वगैरह कई आए, शैलेंद्र जैन मंत्री, भूपेंद्र सिंह भैया सभी लोग आए। इन लोगों ने कहा, हम लोग उठ गए। और अब अगर 2023 में मेरा ये चुनाव है तो इसके पहले अगर जो पक्के में हम लोगों को नहीं महिलाओं को कर रहे तो इस लोग हम लोग भूख हड़ताल करेंगे और भी कुछ समझ के आगे बढ़ेंगे। अगर 23 का चुनाव आ रहा है, 23 का चुनाव नज़दीक है तो चुनाव में असर पड़ेगा क्या? आंगनवाड़ी महिलाएं क्या करेंगी? भूख हड़ताल करेंगी भैया। कुछ तो अपने पेट के लिए कुछ तो मांगेंगे, कुछ तो मिलना चाहिए। तो इस बार जो चुनाव आना है 23 का, उसका बहिष्कार करेंगे क्या? उसके पहले करेंगे हम लोग। अगर मंजूरी नहीं मिलेगी तो उसके पहले करेंगे। ये आज जनसमूह के रूप में आप लोग कलेक्टर के पास किस संबंध में जा रही हैं? हम लोग जो भूपेंद्र सिंह ने बोला था कि वो मानदेय रुका हुआ मिल जाएगा और पेमेंट बढ़ा देंगे, अभी तक हम लोगों का काम नहीं हुआ, तो हम लोग इसके लिए अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। आज आश्वासन दिया था कि बढ़ जाएंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सब हम लोग बहने जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। अगर हमारों की सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल शुरू करेंगे। पूर्व में भी आप लोग अनशन पे बैठी हुई थी, क्या निर्णय निकल के आया था, क्या आश्वासन मिला था? कई बार बैठे हम लोग, उसका निर्णय कुछ नहीं। जो बढ़ाए थे धन का भी अभी तक नहीं दिए उन लोगों ने पैसे हम लोग का। अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है और 23 का चुनाव आ रहा है तो क्या दिक्कतें बनेंगी? अब दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग बहन हैं। देखो, बैठेंगे जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, तो जो सरकार कहेगी हम लोग का निर्णय नहीं लेगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर सब बहने बैठे। बहन जी, आज जनसमूह के रूप में आप लोग एकत्रित हुई हैं और कलेक्टर के पास जा रही हैं, क्या मांगे हैं आपकी? वही मांगे हैं जो 47 दिन बैठे थे और वहाँ बस स्टैंड के पास, और हमारे जो भैया हैं माननीय भूपेंद्र जी, उन्होंने लिखित आश्वासन भी दिया था, तो हम लोग उनकी बात मान थी और अभी भी मानेंगे उनकी बात
लेकिन अभी तक अब चुनाव का मौसम है, सबके बढ़ गए, सबकी तरक्की है। एक साइड मामा कहते हैं कि लाडली बहना, अभी लाडली भांजी थी, अब लाडली बहना, और जो उनकी सगी बहनें हैं जो उनके लिए हर विभाग का काम उनके लिए कर रही हैं, उनके साथ फिर क्यों विश्वासघात। तो अब हम लोगों ने ठान लिया है, अपने भाई से लेकर रहेंगे। आज हमारा ज्ञापन है, बहनें आती जा रही हैं, लगभग 2 बजे जाएंगे हम लोग यहाँ से, और अगर 10 दिन के अंदर नहीं मानते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। अब यहाँ भी करेंगे, भोपाल में भी। अब 23 का चुनाव आ रहा है, तो क्या इस बार चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? ये असर पड़ेगा कि एक परिवार, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 1000 की जनसंख्या में कार्य करती है और चूल्हे चौका तक उसकी पकड़ है। अगर कलेक्टर साहब भी कहेंगे तो उतना विश्वास उनकी बात पर नहीं करेगी जितना एक आंगनवाड़ी वर्कर पर, क्योंकि हम लोग सभी उनकी सुविधाएं करवाते हैं, शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं। तो असर तो पड़ेगा जब हम मुँह के रहेंगे, तो इसके बाद तो आप खुद स्वयं समझदार हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।